Hey learners, welcome back to our channel Easy Do, where we make education easy and fun. आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 8 बोलता क्या है। सेक्शन 8 कहता है पावर टू रिफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। मतलब कि ये सेक्शन इंश्योर करता है कि अगर पार्टीज के बीच एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो डिस्प्यूट कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। अब आपके स्क्रीन पर सेक्शन 8 विद इट्स सब सेक्शंस स्क्रीन पे लिखे हुए हैं देयर एक्ट लैंग्वेज में। अगर आप चाहें तो उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 1 की। ये बात करता है कि अगर एक पार्टी या फिर दोनों पार्टीज के बीच एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है और एक पार्टी क्या करती है, उस एग्रीमेंट होने के बावजूद भी वो अपना केस को कोर्ट में ले जाती है, तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस केस को कोर्ट में ना चला करके आर्बिट्रेशन को रिफर कर दिया जाए। एग्जाम्पल के समझते हैं कि जैसे एक पार्टी ए और बी है, उनके बीच में एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ, लेकिन फिर भी ए जो है अपने केस को, अपने डिस्प्यूटेड केस को लेकर के कोर्ट के पास चला गया, तो बी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप आर्बिट्रेशन को आप डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में भेज दीजिए, क्योंकि उनके अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। अब सेक्शन 2 क्या बात करता है? सेक्शन 2 बात करता है कि अगर जो भी पार्टी कोर्ट के पास रिक्वेस्ट लेकर जाती है तो उसको चाहिए कि वो कोर्ट पर अपनी रिक्वेस्ट के साथ साथ अपने अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की ओरिजिनल या फिर ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी प्रेजेंट करें, और ये सब कुछ उसको करना होगा कोर्ट के मेन प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले। मतलब कि आर्बिट्रेशन रेफरल रिक्वेस्ट सबसे इनिशियल स्टेज पे होनी चाहिए, टिपिकली कोर्ट केस में मेन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने से पहले। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 3। ये कहता है किसी भी जजमेंट, डिक्री या सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और अनदर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आर्बिट्रेशन कमेंस ये कंटिन्यू हो सकती है और आर्बिट्रल अवार्ड भी बनाया जा सकता है। अगर मैटर कोर्ट में है तो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, इंश्योरिंग आर्बिट्रेशन में कोई भी रुकावट ना आए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को भी देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखे होंगे, जिसमें पहला है पी आनंद गजापति राजू वर्सेस पीवीजी राजू डाइट 2002 का केस। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो केस आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाएगा। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस पिंक सिटी मिडवे पेट्रोलियम्स। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन के लिए कहता है तो कोर्ट को पार्टीज को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना ही पड़ेगा। फिर आता है बूज एलन एंड हैमिल्टन इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड का केस। इस केस में कोर्ट ने बताया कि कौन से डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किए जाएंगे और कौन से नहीं किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है इंटरिम मेजर्स की, जो कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। आपकी स्क्रीन पर सेक्शन 9 लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 9 क्लॉज 1 क्या बात करता है? ये कहता है कि कोर्ट इंटरिम मेजर्स प्रोवाइड कर सकता है कुछ मैटर्स पे। वो कौन से हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गुड्स प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल के लिए। मतलब कि अगर आपका कोई गुड है, वो सब्जेक्ट मैटर का इश्यू है, या फिर कोई ऐसी आपको कस्टडी चाहिए, या फिर आपको सेल के लिए जो मैटर करती है उसको करना है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनके लिए इंटरिम मेजर दे दीजिए। फिर आप अमाउंट सिक्योरिंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कि आपकी कोई ऐसी क्या कहते हैं सिक्योरिटी है जो कि सब्जेक्ट मैटर का इशू है, उसके लिए भी आप जो है कोर्ट से इंटरिम मेजर्स की डिमांड कर सकते हैं। फिर है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कंस्टिट्यूट तक इंटरिम इंजंक्शन या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर के लिए भी आप इंटरिम मेजर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है आर्बिट्रल अवार्ड के टाइम तक इंटरिम इंजंक्शन मिल सकता है। फिर है प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन और इंटरिम कस्टडी या फिर सेल को लेकर के, जो कि प्रॉपर्टी है उसके प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल के लिए भी आप कोर्ट से जो है मेजर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरिम मेजर्स
ऑफ प्रोटेक्शन एज मे अपीयर टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, मतलब कि कोर्ट इन सब के अलावा भी अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई मैटर है जिस पर दंड देना सही रहेगा तो वो दे सकता है। फिर है सेक्शन 9 क्लॉज 2। ये बात करता है कोर्ट इंटरिम मेजर्स ग्रांट करते वक्त कौन कौन सी कंडीशंस को इम्पोज कर सकता है। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो टर्म्स और कंडीशन सेट करे ताकि फेयरनेस इंश्योर हो और इंटरिम मेजर्स का मिसयूज ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का ऑर्डर देती है तो हो सकता है कि वो एक पार्टी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए भी बोल दे। अब सेक्शन 9 क्लॉज 3 क्या कहता है कि जब आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो चुकी है तो कोर्ट सेक्शन 9 क्लॉज 1 के अंडर एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट को ना लगे कि ट्रिब्यूनल इफेक्टिव रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोर्ट तब तक ही कोई भी प्रोसीडिंग अपने में नहीं करेगी जब तक कि उसको ये ना लग जाए कि जो आर्बिट्रेशन या फिर आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल है वो ठीक से रिलीफ नहीं दे पा रही है। अगर कोर्ट इस बात पे राजी हो जाती है कि जो रिलीफ आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल दे रहा है वो सही नहीं है या फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर कोर्ट अपना रिलीफ दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। आपकी स्क्रीन पे केसेस दिख रहे होंगे तो पढ़ लेते हैं इन्हें भी। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एनईटीसी इंडिया लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 9 का स्कोप बहुत ही ब्रॉड है और ट्रिब्यूनल से पहले भी अप्लाई हो सकता है। फिर है आधुनिक स्टील्स लिमिटेड वर्सेस ओडिशा मैंगनीज एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 इंटरिम मेजर्स आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल की इंटरिम ऑर्डर से डिफरेंट है, मतलब कि जो कोर्ट का इंटरिम मेजर है और जो आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल का इंटरिम मेजर है ऑर्डर है वो दोनों डिफरेंट। फिर है अरविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कलिंगा माइनिंग कॉर्पोरेशन का। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 9 का यूज प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए एक्सप्लेन किया था। फिर दो इंपॉर्टेंट केस और, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वर्सेस इलेक्ट्रिकल सप्लाई कमेटी शिवपुरी एंड अदर्स का, और दूसरा है नरेंद्र सिंह एंड अदर वर्सेस एमएस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एंड अदर्स का। तो चलिए इनको भी पढ़ लेते। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड केस में ये था कि जो भारत इलेक्ट्रिकल्स वाले थे उनके गुड्स को प्रोटेक्शन चाहिए थी जो कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के दायरे में आ रहे थे। कोर्ट ने बोला कि अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड है और डिमांड जेन्युइन भी है तो इंटरिम रिलीफ दी जा सकती है। ये केस बताता है कि अगर आपको अपने गुड्स या कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का आर्बिट्रेशन के दौरान तो आपको सेक्शन 9 के अंदर रिलीफ मिलेगी। फिर है नरेंद्र सिंह का केस। इस केस में नरेंद्र सिंह ने बोला कि जब तक आर्बिट्रेशन चल रही है या फिर पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव एक्शन ना लिया जाए। कोर्ट ने ये डिमांड एक्सेप्ट की और इंटरिम इंजंक्शन भी दे दी। ये केस दिखाता है कि अगर आपको आर्बिट्रेशन स्टार्ट होने से पहले भी प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कोर्ट से मदद मांग सकते हैं और सेक्शन 9 का यूज कर सकते हैं। तो गाइस इन सारे केसेस से ये क्लियर होता है कि सेक्शन 9 का पर्पस पार्टीज को आर्बिट्रेशन के दौरान या पहले इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ताकि उनके इंटरेस्ट सेफ रहें। सो लर्नर्स, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक की है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी।